वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैफा के अंदर। आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो है लेक्चर सेकंड, यूनिट फर्स्ट से लेक्चर है। और लेक्चर का टाइटल क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजर इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने समझा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही हम मैनेजर इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे हम उसके नेचर और स्कोप की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे नेचर है क्या। नेचर का मतलब ये हुआ कि बिजनेस इकोनॉमी जो है, मैनेजर इकोनॉमिक्स है, वो किससे मिलती जुलती हुई है, तो उनको यहाँ पे हम नेचर के अंदर हम समझेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। जैसा कि हम समझते हैं कि साइंस जो है, साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को तो बताता है, लेकिन एज ये एक्चुअल साइंस नहीं है। जैसे साइंस होती है, जैसे साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना, एक्चुअल साइंस नहीं बोल सकते हम, इसको साइंस बोल सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, लॉ ऑफ डिमांड है, यूटिलिटी का लॉ है, आपका कॉस्ट एनालिसिस है, प्रोडक्शन एनालिसिस है, तो वहाँ पे चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। फिर हम बात करेंगे बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो और मैक्रो होता है। तो बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ माइक्रो और मैक्रो में आई और ए का डिफरेंस है। आई का मतलब है जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, हम बात करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की, हम बात करते हैं किसी फर्म की बात करते हैं, किसी हम पर्सन की हम बात करते हैं, तो जो भी इंडिविजुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसमें तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जैसे हमने इकोनॉमी के अंदर डिसीजन मेकिंग के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जब हम बात करते हैं, जब हम प्राइस लेवल चेंज की, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, जब हम इनकम की बात करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करते हैं, टैक्सेशन की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वेजेस की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम ऑल फैक्टर की बात करते हैं। तो जब हम ऑल फैक्टर की बात करते हैं तो वो आपका मैक्रो एनालिसिस कहलाता है। तो हम यूँ भी बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स के पार्ट फर्स्ट था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो जो आपकी मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर भी बेस्ड है। और सेकंड हम यूँ भी बोल सकते हैं पार्ट सेकंड को कि जो आपकी मैनेजर या बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इनकॉर्पोरेट करती है सारे एलिमेंट किसके? मैक्रो एनालिसिस के। फिर हम बात करेंगे कि जो बिज़नेस इकोनॉमी है वो आर्ट भी है। आर्ट का मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता है आर्ट का मतलब क्या होता है। आर्ट का मतलब होता है आप क्या करते हो, रूल और प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करते हो, और उससे आप क्या करते हो, अपने सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो। तो एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ द सेट ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं उनको अचीव करने के लिए, तो वो कहलाता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कहलाता है। फिर हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत हमें समझना है। तो उपभोक्ता कैसे बचत करेगा, हमने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करना है, वो इकोनॉमिक्स एक आर्ट है, एक रूल्स और प्रिंसिपल उसके अंदर है। कंज्यूमर सरप्लस का, उपभोक्ता बचत का, वो उसमें हेल्प करता है। ऐसे प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी हेल्प करता है, वहाँ प्रोडक्शन एनालिसिस है, कॉस्ट एनालिसिस है, तो हम उन चीज़ों को आगे समझेंगे। तो इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है। फिर हम बात करेंगे यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। आप समझिएगा जब हम इकोनॉमिक्स के टाइप पढ़ते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमी आती है आपकी कैपिटल इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, जैसे हम सुने, तो और मिक्स्ड इकोनॉमी भी आती है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स की जो मार्केट की थ्योरी हैं, जैसे हम देखें मार्केट के अंदर हम देखें तो आपको मार्केट्स के अंदर आप देखेंगे तो कहीं तो आपको मोनोपोली मिलेगी। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल, यदि आपको बाय ट्रेन जाना है तो ट्रेन इससे पहले अभी गवर्नमेंट के सेक्टर में था, अब धीरे धीरे प्राइवेट में हो रहा है। तो उस समय मोनोपोली थी नहीं थी कि आप उसी वो ट्रेन नहीं आई तो आप फिर क्या करोगे, दूसरी ट्रेन तो थी नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए उस दिन कोई दूसरी ट्रेन नहीं है तो आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पे हम मार्केट की बात करेंगे, मोनोपोली मार्केट क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है। जहाँ पे आप लोकल मार्केट के अंदर देखें, लोकल बस सर्विस देखें, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ आपका कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वहाँ आपको सारे व्हीकल वगैरह मिलेंगे, आपको ऑटो वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। तो हर मार्केट स्ट्रक्चर का, हर फर्म का, हर इंडस्ट्री का क्या मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को क्या अपनी पॉलिसी रखनी है, तो वो उसकी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। तो हम यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट कैसे करें अपने बिजनेस के अंदर, उसमें भी हमें हेल्प करता है। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि जो आपका बिजनेस या मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो यूज़ करता है थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। फिर हम बात करेंगे प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। देखो हमने इतनी सारी
चीज़ें पढ़ी हैं, आप ये बताओ कि ये चीज़ें आपको इमेजिनरी लग रही हैं या फिर वास्तव में व्यवहारिक लग रही हैं, आपको प्रैक्टिकली ऐसा होता होगा। आप कहेंगे यस सर, वास्तव में इस तरफ तो हमारा ध्यान अब गया है कि ऐसा भी होता है, एक वहाँ पे भी एक रूल रहता है, एक प्रिंसिपल रहता है, ठीक है ना। जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर देखते हैं कि प्राइस किसी 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 प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, डिमांड कम होती है प्राइस कम हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक लॉ है, एक रिलेशनशिप है। सप्लाई की बात करते हैं कि किसी चीज़ की सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाती है, तो वहाँ पे वो चीज़ एक मतलब प्रैक्टिकली वर्क करती है। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकली वर्किंग कर रही है वो। तो ये एक अप्रोच प्रैग्मेटिक अप्रोच हुई नहीं हुई। आप कहेंगे यस सर कि सर प्रैग्मेटिक अप्रोच है, हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हम थ्योरीज देखते हैं, प्रिंसिपल देखते रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं एक्चुअल लाइफ के अंदर। फिर हम देखें इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब ये हुआ कि एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट पर बेस्ड होगा। जब आप डिमांड एनालिसिस करोगे, जब आप डिमांड को कैलकुलेट करोगे, जब आप सप्लाई को कैलकुलेट करोगे, आप डिमांड फोरकास्टिंग करोगे, तो आप मुझे बताओ कि वहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ लोगे नहीं लोगे? आप ऑपरेशनल रिसर्च का यूज़ लोगे नहीं लोगे? आप होगे यस सर हम बिल्कुल लेंगे। आप मैनेजमेंट की थ्योरी, अकाउंटिंग की थ्योरी का यूज़ लोगे नहीं लोगे? आप फाइनेंस या स्टैट्स का यूज़ लोगे नहीं लोगे? तो हम देखें कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ते, उससे रिलेटेड अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी हमें पढ़ना पड़ता है। फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मेटिव इन नेचर। जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की नेचर की बात करते हैं तो वहाँ पर एक तो आता है पॉजिटिव और एक आता है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव होता है प्योर, ठीक है ना। नॉर्मेटिव होता है नॉर्मली ऐसा लगता है कि हाँ इतना तो होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि ये चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है तो आप कहेंगे हाँ पॉजिटिवली फॉलो हो रही है, लेकिन आप कहेंगे हाँ कभी कभी फॉलो होती है तो आप कहेंगे कि नॉर्मेटिव है। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि जो व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर आउट टू बी इन, यदि हम देखें जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो आपको ये नहीं बताती साइंस की तरह, एक्चुअल साइंस की तरह ये नहीं बताती कि वैल्यू जजमेंट होगा। जैसे हम देखें साइंटिफिक मैनर्स से वो चीज़ें नहीं बताती। साइंस तो है, जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो साइंस तो है, लेकिन एक्चुअल साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है। तो हम देखिए एक पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस कोज द इफेक्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इन ए ऑब्जेक्टिव इन साइंटिफिक मैटर, बट इकोनॉमिक्स डज नॉट। इकोनॉमिक्स के अंदर वो नॉर्मेटिव चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ कंडीशन लगाई जाती है, वहाँ अजम्पशन रखी जाती हैं कि ये चीज़ें फॉलो होंगी तो ये चीज़ लागू होगी। जैसे हमने कहा कि सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेंगे, तो वहाँ सप्लाई का कम होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जो फैक्टर है सप्लाई को कम करने वाले वो आपके कांस्टेंट होने ज़रूरी है, तो वो नॉर्मेटिव है, ठीक है ना, वो प्योर नहीं है वो चीज़ें। उन चीज़ों को आप लॉ के अंदर पढ़ेंगे। ये हमने पार्ट फर्स्ट किया है। सेकंड अपना पार्ट जो था स्कोप या फिर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे हम देखें तो जैसे हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ पर अप्लाई होता है, आपका इंटरनल इशूज़ ऑपरेशनल इशू पर अप्लाई होता है, ये स्कोप के अंदर हम देखेंगे। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ अप्लाई होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बेटा जब आप डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे, आप प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो ये एक इंडिविजुअल को भी हेल्प करती है, एक फर्म को भी हेल्प करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करती है। थ्योरी ऑफ कैपिटल से पहले आप रिसोर्स एलोकेशन पढ़ेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर के बाद प्राइसिंग पॉलिसी पढ़ेंगे, रिसोर्स एलोकेशन, थ्योरी ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हम देखें इन एरिया के अंदर जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर वो डिसीजन माने जाते हैं। तो डिमांड एनालिसिस को समझ के हमें ये पता लगती है कि हाँ भाई किस समय किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी होगी, हम उसका फोरकास्ट कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन कब करें, प्रोडक्शन का क्या टाइम हो, हम प्राइस कितना रखें, इन्वेंट्री हमारा अवेलेबल रहे, इन्वेंट्री की सप्लाई डिस्टर्ब नहीं हो, मार्केट स्ट्रक्चर कौन सी है, हमें अपने प्राइस ज़्यादा तो नहीं रखने कि हम प्राइस ज़्यादा रखें हमारे प्रोडक्ट बिक नहीं पाएँ, प्राइसिंग पॉलिसी क्या रहेगी, हमें रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है तो क्या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे। हम ये देखें कि कैपिटल कितना चाहिए होगा, थ्योरी ऑफ कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें डिसीजन की पैसा जो हमारे पास कैपिटल तो हमने अरेंज कर लिया, अब उसको लगाना है तो उसको लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बस्टिंग के अंदर हम देखते हैं। प्रॉफिट्स का हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा या सुपर प्रॉफिट होगा, वो हम वहाँ पे देखेंगे आगे। रिस्क अनसर्टेनिटी क्या है एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो चीज़ें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अप्लाई करते हैं ऑपरेशनल इंटरनल इशू के लिए। फिर हम बात करेंगे किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप समझ गए ये इंटरनल नहीं है, एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल इशूज़ के लिए आएगी। जैसे हम देखें कि देश के अंदर जो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है, बिजनेस साइकिल देखें, इन्फ्लेशन होता है, रिसेशन होता है, नेशनल इनकम में चेंज होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चेंज होती हैं, प्राइसिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, जैसे इंडस्ट्री पॉलिसी आप ले लें, कंपटीशन पॉलिसी है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। ट्रेड पॉलिसी है, प्राइसिंग पॉलिसी है, तो इनकी वर्किंग कैसे होती है कि हर सेक्टर के अंदर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इन पॉलिसी के चेंज होने पर, फाइनेंस सेक्टर, कैपिटल मार्केट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ट्रेड यूनियन है, इन पर क्या इफेक्ट करता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का भी हमें ध्यान रखना होता है। आप देखो
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तो मैक्रो लेवल पर बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, उन सब की हमें एक्सपेक्टेशन को ध्यान रखना है, सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो का मतलब एक्सटर्नल इशू, माइक्रो का मतलब है इंटरनल इशू। तो ये हम स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स की जो नेचर है वो क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।